कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबो जन के बहुत बहुत स्वागत करत हो। और संगवारी हो, आप मन जानता हो कि खेती किसानी के बूता के बात ला हमन ये कार्यक्रम के माध्यम ले बताथन। बहुत से संगवारी मत जुन्ना समय ले खेती किसानी करत है संगी हो, लेकिन समय बदलथे, विचार बदलथे और कथे कि परिवर्तन संसार के नियम आए। उही प्रकार से हमर खेती किसानी के बूता में भी गजब बदलाव आए है। नवा तकनीक के ज़माना आगे है, नवा नवा मशीनीकरण के ज़माना आगे है। खेती किसानी में बड़ा बदलाव आ है, वैज्ञानिक खेती होवत है ऐसे कथे। त संगवारी हो, वैज्ञानिक खेती का हरे? वैज्ञानिक मन ह जोन कृषि विशेषज्ञ है ते मन ह जोन बात बताथे वो प्रकार से भी यदि हम खेती करन तो कहीं न कहीं हमर उत्पादन जो क्षमता है, हमर खेती किसानी के बूता में वो बाढ़थे और पैसा और श्रम के बचत होथे। तो संगवारी हो, आप मन देखत हो मैं खड़े हूँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में, जेमा मल्चिंग विधि से बढ़िया करेला के वैज्ञानिक खेती करत है। अब ये वैज्ञानिक खेती ला कौन वैज्ञानिक करत है ओला में है बलावत हूँ। तब तक संगवारी हो, आप मन देखो ये खास संदेश। खीरे के लिए वैसे सभी भूमि में हम खेती कर सकते हैं और उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन जो बलुई दोमट मिट्टी है जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 होना चाहिए, उसमें अच्छे ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए और जल निकास अच्छा होना चाहिए, तो हम खीरे की खेती कर सकते हैं। खीरे की खेती करने के लिए भूमि की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि की तैयारी करने के लिए सबसे पहले 1 से 2 गहरी जुताई करते हैं एमबी प्लाऊ के थ्रू। उसके बाद हम 2 से 3 कल्टीवेटर से जुताई करते हैं। उसके बाद 1 से 2 बार रोटावेटर से हम खेत को चलाई करके उसको मिट्टी भुरभुरी करके हम भूमि का तैयारी करते हैं। इसके पश्चात हम करीबन 120 सेंटीमीटर चौड़ा वाला बेड बनाते हैं, मांदा जिसको बोलते हैं, और 30 सेंटीमीटर उसका ऊंचाई होना चाहिए, ताकि अगर अत्यधिक पानी गिरे तो बाहर निकल सके पानी। उसके बाद उसमें हम लोग, क्योंकि हम लोग आधुनिक खेती कर रहे हैं, तो हम लोग ड्रिप का सहारा लेंगे पानी देने के लिए, टपक सिंचाई पद्धति सिस्टम से। किसान भाई हो, वैज्ञानिक ले में बुला डरे हैं डॉक्टर हेमंत पाणिग्राही जी, सहायक प्राध्यापक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के। ओकर से सबसे पहली आप मन डहर ले सवाल प्रश्न कि छत्तीसगढ़ के जोन जलवायु है, यहाँ के जोन माटी है, यहाँ के जोन वातावरण है, ओकर हिसाब से करेला के खेती के संभावना और करेला के कतेक महत्व है आज के समय ला देखते हुए मनखे बर और बेचैया बर। आवो संगवारी हो, जानकारी ले लेथन। किसान भाइयों, आज हम लोग करेले की वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हो कि करेला एक महत्वपूर्ण वेजिटेबल का फसल है और एक कुकुरबिटेसी परिवार का आता है, तो हर घर में करेले की सब्जी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से देखा जाए तो करेले की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ की जलवायु इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त जलवायु है। छत्तीसगढ़ में हम लोग तीनों ऋतुओं में इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, चाहे ठंड का ऋतु हो, चाहे गर्मी का ऋतु हो, चाहे बारिश का ऋतु हो, तीनों ऋतुओं में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। और चूंकि ये फसल बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे घरों में इसकी खेती की जाती है, चाहे बाड़ी में देखा जाए तो बाड़ी में की जाती है। किसान भाई व्यापक रूप से भी यहाँ की इसकी खेती कर रहे हैं खेतों पर, और इसको खेती करके बाहर भी किसान भाई लेकर इसको बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से देखा जाए तो करेले का जो खेती है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसानी से यहाँ पे की जा सकती है। किसान भाइयों, अब बात आती है कि ज़मीन कैसे होना चाहिए, ज़मीन के तैयारी किसान मन कैसे करे, का माटी के जांच भी हमला कराल पड़ी का करेला खेती यदि पहली बार शुरू कोई किसान करत है तब, तो ये सबो बात ला बतावत है पाणिग्राही जी है। और का बतावत है, आवो देख लेथन। किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन का चयन करते समय ये ज़मीन इसमें नमी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए और बलुई दोमट मृदा इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयोग होती है।
बलुई दोमट मृदा इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें जल का निकास बहुत अच्छे से होता है, और चूँकि करेले का जो फसल है इसमें जो जड़ें हैं ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती है, उतली जड़ें होती है और 15 से 20 सेंटीमीटर तक जड़ें रहती है, इसलिए बलुई दोमट मृदा इसकी खेती के लिए बहुत आवश्यक होती है। और साथ ही साथ मृदा में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवांश खाद की मात्रा अधिक मात्रा में होनी चाहिए, जिससे इसकी जो उपज है, उत्पादन है, बहुत अच्छी मात्रा में हो सके। ज़मीन की तैयारी के लिए ध्यान रखना चाहिए कि पहली बार इसको जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई एक MB प्लाऊ से करना चाहिए, जिससे कि नीचे 15 से 20 सेंटीमीटर तक जुताई हो सके। उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए, और उसके बाद हैरो चलाकर इसमें रोटावेटर चलानी चाहिए, जिससे कि मिट्टी भुरभुरा होनी चाहिए। मिट्टी भुरभुरा होने के बाद इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसान भाई 2 तरीके से खेती कर सकते हैं। पहला, इसको मादा बना के खेती कर सकते हैं, दूसरा इसमें कूण या हेरो बना के इसको खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि मादा बना कर खेती करते हैं तो इसमें अधिक से अधिक उत्पादन होती है, और पौधों को लगाने के जो विधि है इसमें आसानी से लगाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पौधों को जब मादा बनाकर लगाते हैं तो एक मल्चिंग विधि है, मल्चिंग लगाकर पौधों को मादे में लगाना चाहिए, और एक उचित दूरी पर पौधों को यहाँ पे लगाई जाती है। किसान भाइयों, ज़मीन के तैयारी के बाद करेला के कौन सा किस्म लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, और थरहा लगाना है कि बीजा लगाना है, या प्रमाणिक बीज हम कहाँ से लाबो, छत्तीसगढ़ में कौन सा किस्म प्रचलित है, उला लगाना कैसे है, ये सबो बात ला बताही पाणिक रह जी है आप मन देखो। करेला की खेती करते समय किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि करेला का जो फसल है ये 3 से 4 महीने का फसल होता है, और बीज का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। करेला के लिए बहुत सारी बीज प्राइवेट कंपनी में भी उपलब्ध है और गवर्नमेंट संस्थानों में भी उपलब्ध है, तो किसानों को उन्नत बीज का चयन करना चाहिए। जैसे देखा जाए तो कई प्रकार के जो उन्नत किस्में हैं, जैसे पूसा विशेष करके वैरायटी है, उसको लगा सकते हैं। अर्का हरित है, उसको लगा सकते हैं। दूसरी बात, पूसा 2 फसली है, उसको लगा जा सकता है। और दूसरी वैरायटी की बात करें तो हम देखें कि आत्मजा करके एक वैरायटी है, केवल करके वैरायटी है, और विश्वास करके वैरायटी है, अर्का हरित वैरायटी है। ये सारी वैरायटी को किसान भाई चयन करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकता है। बीज का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बीज का चयन अच्छे से नहीं हो पाया तो किसानों का सारा मेहनत जो है बेकार हो सकता है, ज़मीन की तैयारी बेकार हो सकता है, जो अपने संसाधन हैं वो सब बेकार हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि बीज प्रमाणिक स्थान से लिया जाना चाहिए, एक रिलायबल सोर्स से होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन ले सकें और अधिक से अधिक लाभ ले सकें। बीज की मात्रा का ध्यान रखें किसान भाइयों। जैसे 1 हेक्टेयर में अगर खेती कर रहे हैं तो 3 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाई इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। सीधे किसान भाई मादा में एक बीज भी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ इसका पहले थरहा तैयार कर सकते हैं। थरहा तैयार करके भी इसको किसान भाई लगा सकते हैं। थरहा तैयार करने के लिए किसान भाई क्या करें कि प्रोट्रेस आजकल आ गई हैं, प्लास्टिक की ट्रेस, उसमें 96 छेद होते हैं, कहीं पे 126 छेद वाले होते हैं। तो किसान भाई अपनी सुविधा हिसाब से उस प्रोट्रेस को ले सकते हैं। उसमें मीडिया भर करके, गोबर की खाद 1 भाग, रेत की मात्रा 1 भाग और मिट्टी की मात्रा 1 भाग, उसमें बराबर मात्रा में भर के एक बीज प्रोट्रेस में लगा दें। जब 20 से 25 दिन का थरहा का उम्र हो जाए तो किसान भाई उस थरहा को परमानेंट फील्ड में, अपने जो मादा में तैयार की हुई मादा है उसमें लगा सकते हैं। खाद के पहली संगवारी हो देखो, जिसे टपक सिंचाई के माध्यम से आप मन हा मल्चिंग विधि से खेती करना चाहत हो, तो जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए, और पहाटा हम खेती करत हन, अपने मन से हम खेती करत हन, नाली बना के खेती करत हन, तब हम ला जल के व्यवस्था कैसे करना है, ये दोनों बात ला बताही संगवारी हो पानी ग्रह जी है, और का बताही आप मन देखो। किसान भाई 2 तरह से इसमें जल प्रबंधन कर सकते हैं। एक तो जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई की सुविधा नहीं है, वो मादा की जो ऊंचाई है ज़्यादा ऊंचा ना रखें, और मादा के दोनों ओर कूण बनाएं, जिसको नाली हम बोल सकते हैं, नाली बनाएं। नाली के माध्यम से सिंचाई किसान भाई दे सकते हैं, और पानी नाली के माध्यम से रिस कर पौधों तक पहुंच जाता है। एक तो एक विधि से, इस विधि से दे सकते हैं। दूसरी, जिन किसान भाइयों के पास टपक सिंचाई की सुविधा है वो किसान भाई मल्चिंग में लगाएं, प्रॉपर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई करने से फ़ायदा ये होती है कि जितनी मात्रा में पानी पौधों की आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में हम पौधों को पानी दे सकते हैं। अधिक पानी की बचत होती है, साथ ही साथ उपयुक्त मात्रा पानी का पौधों तक पहुंच जाता है। एक फ़ायदा ये है ड्रिप इरिगेशन में देने से कि पानी के साथ साथ हम खाद भी, उर्वरक भी, जो जल में घुलनशील उर्वरक होते हैं, टपक सिंचाई के माध्यम से हम पौधों तक पहुंचाते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार
बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ गुणवत्ता भी इसकी अच्छे से मेंटेन की जा सकती है। किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर मान लो टपक सिंचाई उपलब्ध नहीं है तो कृपया आप टपक सिंचाई में करने का अधिक से अधिक कोशिश करें, क्योंकि टपक सिंचाई में खेती करने से उत्पादन 2 से 2.5 गुना परंपरागत खेती की तुलना में बढ़ जाती है, जिससे अधिक से अधिक लाभ और उपज की गुणवत्ता भी अधिक मिलती है और बाज़ार में इसकी जो मूल्य है अधिक किसान भाइयों को मिलता है। किसान भाइयों, खाद प्रबंधन के हम बात करन, पाणिग्रही जी से पूछथन कि खाद के प्रबंधन कैसे करना चाहिए और टपक सिंचाई के माध्यम से हम जो पाइपलाइन बिछाएं तेमें हमला कौन सा खाद देना है, कतका मात्रा में देना है, और पहाटा हम खेती करत हन, सामान्य विधि से खेती करत हन, तब हम खाद के प्रबंधन कैसे करबो और खरपतवार के नियंत्रण कैसे करबो, जानकारी लेथन। अगर मान लो खाद का प्रबंधन करना है तो मल्चिंग विधि से अगर कर रहे हैं तो टपक सिंचाई के माध्यम से ही हम खाद का प्रबंधन करते हैं। मल्चिंग के अंदर टपक सिंचाई की लेटरल लगी हुई होती है। लेटरल में पानी भी जाता है सिंचाई के लिए और इसमें खाद भी फर्टिगेशन के माध्यम से दी जाती है। हमारे यहाँ वेंचुरी सिस्टम लगा हुआ रहता है टपक सिंचाई में। उस वेंचुरी सिस्टम के माध्यम से जो जल में घुलनशील फर्टिलाइज़र हैं, उर्वरक हैं, जैसे 19-19-19 है, 13-0-45 है, 0-52-34 है, 12-61-0 है, 0-0-50 है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अलग अलग ग्रेड के फर्टिलाइज़र जो जल में घुलनशील होते हैं ये पाए जाते हैं। इनको पौधों की ग्रोथ के हिसाब से, पौधों की बढ़वार के हिसाब से, पौधों की फूलने फलने के दशा के हिसाब से इसको दी जाती है। और किसान भाई जो नॉर्मल रूप से खेती कर रहे हैं, जो पलेवा विधि से खेती कर रहे हैं, बिना ड्रिप इरिगेशन के खेती कर रहे हैं, उनको जो नाली बनाई जाती है, नाली के माध्यम से ही इसमें उर्वरक दी जाती है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब सिंचाई की जाती है तो खाद देने के बाद कुछ जो खाद हैं सिंचाई जल के साथ बहने की संभावना रहती है, उस बात का विशेष ध्यान रखें। और पौधों के चारों ओर एक नाली बनाकर इसको दी जाती है और गोलाई में इसको पौधे को उर्वरक प्रदान की जाती है। किसान भाई हो, करेला के वैज्ञानिक खेती के बारे में हमन आज चर्चा करत हन हेमंत पाणिग्रही जी से। चर्चा जारी रही, बेरा हो गए विराम के, तो हमन लेथन विराम, आप मन देखाओ खास बात। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है
और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कार को भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है,
लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। तो संगवारी हो, संदेश के पहली हमन हाँ खाद प्रबंधन के विषय में जानकारी ले डरे रहन। अब ये बात के हमला जानकारी लेना है संगवारी हो कि कोई रोग राई लगथे का करेला खेती बर। अब करेला ला तो वैसे भी औषधि गुणों से भरपूर फसल माने गए हैं, तब होले बीमारी कीड़ा मकोड़ा कीट व्याधि ये सब लगथे का, ओकर पहचान कैसे करबो और पहचान डरेन तहाने ओकर उपाय हम कैसे करन, ओकर निराकरण कैसे करन, आओ जानकारी लेथन। करेला की खेती करते हैं। करेला जैसा कि जानते हैं कि औषधि गुणों से भरपूर होता है और इसकी खेती में बहुत सारे कीट पतंगे भी आते हैं, बहुत सारे डिसीज़ भी आते हैं, उसका निराकरण भी समय समय पर करना हमको आवश्यक होता है। करेला में कीट की बात करें तो एक वाइट फ्लाई जिसको हम सफ़ेद मक्खी के नाम से जानते हैं, एक कीट बहुत परेशान करता है। ये कीट क्या करते हैं कि करेला की जो कोमल टहनियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, इसमें से रस को चूस के इसको कर्लिंग बना देती है, इसको संकुचन बना देती है, इसको कुंचित बना देती है। इसकी निराकरण के लिए, इसके कंट्रोल करने के लिए एक पेगासस दवाई है, इंसेक्टिसाइड है, इसका 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से घोल के देना चाहिए। दूसरा डाइमेथोएट या जिसको हम रोगोर के नाम से जानते हैं, इसका 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के दी जाती है। दूसरी बात करें तो इसमें माहू एक बहुत ही परेशान करता है। माहू भी रस को चूसता है, कोमल भागों से, कोमल टहनियों से रस चूसता है और बहुत सारे बीमारियों का कारक भी बनता है। इसकी कंट्रोल करने के लिए इमिडाक्लोपिड 0.5 ml से 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम इसमें कीट देखें तो माइट का प्रकोप बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। माइट भी एक चूसने वाली कीट है, ये भी कोमल टहनियों से और कुछ कोमल भागों से रस को चूस लेती हैं और पूरे पौधों को कभी कभी ये सुखा देती है, जिससे पौधे का ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाता है। इसकी प्रबंधन के लिए हमें डाइकोफाल 0.5 ml से 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल कर देना चाहिए, या एबेमेक्टिन करके एक इंसेक्टिसाइड आता है जिसका भी 0.5 से 0.75 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर हमको देना चाहिए। ये कीट पतंगों का नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। कीट पतंगों का नियंत्रण अगर समय पे न किया गया तो ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप में हो जाते हैं और पौधे के बढ़वार और इसके उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। दूसरी तरफ हम देखा जाए बीमारियों का अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे बीमारियां भी लगते हैं। पहला बीमारी जब हम पौधे को लगाते हैं तो आर्द्र गलन या आर्द्र पतंग के नाम से एक बीमारी होती है। ये बीमारी पौधे की जड़ों को नुकसान करती है। ये फंगस के कारण होने वाली बीमारी है। अधिक मात्रा में अगर पानी दे रहे हैं, सिंचाई की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है या जल का भराव उस खेत में बहुत ज़्यादा है तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी बीमारी की प्रबंधन के लिए पहले बीज को ट्रीट करके लगाना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लो ज़्यादा मात्रा में बीमारी हो गई है तो इसका जो फंजीसाइड है, सिस्टमेटिक फंजीसाइड का ड्रेंचिंग करना चाहिए। 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से घोलकर जड़ों को ड्रेंचिंग करना चाहिए, जड़ों में डालना चाहिए। दूसरा बीमारी जो होता है इसमें पाउडरी मिल्ड्यू होता है, जो भभूतिया रोग के नाम से जाना जाता है। इसमें इस भभूतिया रोग में वाइट पाउडरी मास इसमें दिखने लगते हैं, वाइट कलर के पाउडरी मास इसमें दिखने लगते हैं, जिस कारण से पत्तियों में और कोमल टहनियों में इसमें सफ़ेद कलर के दिखने लगते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्रिया पौधों की पत्तियों की ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे पत्तियाँ जो है गिरने लगती है। इसके निराकरण के लिए, इसके कंट्रोल करने के लिए हम सिस्टमिक फंजीसाइड, चाहे साफ हो या बाउस्टीन हो, इसका 1.5 से 2 ग्राम मात्रा का सॉल्यूशन बना के इसका स्प्रे करना चाहिए। तीसरी बीमारी देखें तो डाउनी मिल्ड्यू होता है। ये भी पाउडरी मिल्ड्यू की तरह बीमारी है, जिसका भी निराकरण सिस्टमिक फंजीसाइड का स्प्रे करके की जा सकती है। चौथा अगर देखा जाए इसमें तो एक मोज़ेक करके बीमारी लगती है, जिसमें पूरे प्लांट्स में पीले पीले रंग के हो जाते हैं, पत्तियां पीले रंग की हो जाती है। इसकी जो धारियां हैं, इसकी जो नसें हैं, ये सब पीले हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें वाइट फ्लाई का कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। वाइट फ्लाई एक कारक है, रोग का कारक है। एक
पौधे से रस को चूस करके दूसरे पौधे में चली जाती है, जिससे एक जगह से दूसरे जगह रोग का ट्रांसफ़र हो जाता है, जिस कारण से ये सभी पौधों में धीरे धीरे रोग को फैलाने लगता है। और इसके नियंत्रण के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml से 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से घोल के वाइट फ्लाई का कंट्रोल करना चाहिए। एफिड का भी कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एफिड भी बहुत ज़्यादा बीमारियों को फैलाने में इसमें कारक होती है। चौथा बीमारी की हम बात करें तो इसमें लीफ कर्ल एक बीमारी होती है, जिसमें पत्तियां संकुचित हो जाती है। ये भी वाइट फ्लाई के द्वारा फैलने वाला बीमारी है। अगर इन सारी बीमारियों को और कीट पतंगों को समय पर किसान भाई अगर प्रबंधित कर लें तो किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है और उपज की गुणवत्ता भी बहुत अच्छा मात्रा में मिल सकती है। अब जाए के बेरा हो गए भाई, तो मैं तो यही कही हूँ कि ये बने बने खेती किसानी के बूता ला आप मन लमाए रहो, बढ़िया लाभ कमाओ और हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम से आप मन ज़्यादा से ज़्यादा जुड़त रहो। अवैया बेरा एक ठन नवा विषय के लेके फिर कोनो विशेषज्ञ ला धर के आप मन संग गोट बात कराहूँ। तब तक हम सबो संगवारी मन ला देवा विदा। राम राम, जय जोहार।